अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, क्योंकि अगर हम एक ही लेक्चर में डिस्कस करते तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना था। तो आपको कोई इतनी प्लेलिस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन 2 लेक्चर्स को अच्छे से सुन लेंगे तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एग्जाम्पल्स के साथ, और नेक्स्ट हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स को भी एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो आपने लेक्चर को मिस नहीं करना, इसको एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट आए तो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेसिक कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर दैट शो हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिंपल मीनिंग देखें तो बोलने के हिस्से। अब इंग्लिश लैंग्वेज में हर वर्ड अपना कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है, कोई ना कोई अपना काम सर अंजाम दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नेम को जाहिर कर रहे होते हैं, और कुछ वर्ड्स एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनको जोड़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें ये समझने में मदद देते हैं कि एक सेंटेंस कैसे बनता है और हर वर्ड का सेंटेंस में क्या रोल होता है। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक टाइप्स हैं। अगर हम इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ले तो हमारे लिए किसी भी सेंटेंस को बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। हम इजीली करेक्ट सेंटेंस बना सकेंगे। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। हम लोग शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के नेम को नाउन कहते हैं। लेकिन सिर्फ नेम को नाउन कहना काफ़ी नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ नाउन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि सेंटेंस के अंदर जो मेन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं वो भी नाउन होते हैं। नाउन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच बिकॉज इट टेल्स अस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ सेंटेंस। अब नाउन इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्योंकि ये हमें बताता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो कोई स्पेसिफिक चीज़ है, पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, किस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारी डायरेक्शन को क्लियर करते हैं, हमारे सेंटेंस को क्लियर कर देते हैं। अब नाउन विजिबल भी होते हैं और इनविजिबल भी होते हैं, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम लोग नहीं देख सकते। अगर विजिबल नाउन की बात की जाए तो जैसे थिंग्स होती हैं, कोई लगा लें चेयर्स हैं, टेबल है, पेंसिल है, इनको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो इनविजिबल थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, जिनको हम लोग ना टच कर सकते हैं ना हम उनको देख सकते हैं। जिस तरह विजिबल और इनविजिबल नाउन होते हैं, इसी तरह काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिनकी हम लोग गिनती कर सकते हैं कि वो क्वांटिटी में कितने हैं, जैसे चेयर्स, पेंसिल्स, इस तरह। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं हम उनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे हमारी फीलिंग्स है, हमारे इमोशंस है। कोई शख्स अगर खुश है तो वो हमें ये कहता है कि मुझे 10 खुशियाँ हुई है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो हम उसकी जो खुशी होती है उसको काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर बात की जाए स्टार्स की, जो आसमान पे सितारे होते हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो वो भी क्या होंगे? अनकाउंटेबल नाउन। तो नाउन के अबाउट जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। तो अब नाउन की टाइप्स की तरफ आ जाए। बेसिकली नाउन की 5 टाइप्स होती हैं। इसकी फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग के नेम को रिप्रेजेंट करता है। जो प्रॉपर नाउन है किसी स्पेसिफिक और यूनिक आइडेंटिटी के बारे में हमें बताता है। ये किसी आम शख्स के बारे में बात नहीं करता, ना किसी आम चीज़ और जगह के बारे में बात करता है। जो प्रॉपर नाउन वर्ड्स होते हैं ये किसी स्पेसिफिक शख्स, थिंग्स, प्लेस के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर नाउन का एक इम्पोर्टेंट रूल है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जो स्पेसिफिक और यूनिक वर्ड्स होते हैं किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई लिव इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान वर्ड जो है वो स्पेसिफिक है, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में एक है ना, इसलिए वो यूनिक है। उसका भी पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखा जाएगा। अगर किसी शख्स का नाम है तो वो भी कैपिटल लिखा जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई स्पेसिफिक पर्सन है, जैसे अल्लामा इकबाल है, कायदे आज़म है, हम सिर्फ उन्हीं का नेम कैपिटल लिखेंगे। बिल्कुल नहीं, कोई भी कॉमन शख्स है उसका नेम भी स्पेसिफिक है, तो उसको भी हम लोग पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। और अगर बात की जाए थिंग्स की, तो बहुत सी थिंग्स ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, जिनके लिए हम स्मॉल लेटर को यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सी थिंग्स ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें कैपिटल लेटर को यूज़ करना पड़ता है। जैसे बात की जाए कुरान मजीद की। कुरान मजीद भी एक थिंग है, एक बुक है।
तो उसका पहला लेटर भी हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि वो यूनिक है, स्पेशल है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स और प्लेस के बारे में ही बात करता है। तो अब आ जाए कॉमन नाउन की तरफ। ये किसी जनरल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को डिस्कस किया जाता है। प्रॉपर नाउन में तो हमें स्पेसिफिक आइडेंटिटी बताई जाती थी ना, कि वो स्पेसिफिक पर्सन है, प्लेस है या थिंग है, उनके नाम बताए जाते थे। लेकिन कॉमन नाउन में हमें सिर्फ टाइप और क्लास बताई जाती है। फॉर एग्जांपल बॉय, सिटी, बुक, टीचर। अब हमें बॉय का तो नहीं पता कौन सा बॉय है, उसका नाम क्या है। कोई क्लास है तो वो कौन सी क्लास है, 1 है, 2 है, 5, 6 है, कौन सी क्लास है, हमें इसके बारे में नहीं पता। अगर हमें वो क्लास बताते कि ये 6 क्लास है तो हमें प्रॉपर नाउन उसमें कहा जाना था, क्योंकि वो स्पेसिफिक क्लास बता रहा है। लेकिन कॉमन नाउन में सिर्फ टाइप बता रहे हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं बता रहे कि वो कौन सी क्लास है, कौन सी सिटी है, कौन सी बुक है। अब देखें, द बॉय इज़ प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। अब हमें तो नहीं पता वो लड़का बड़ा है, वो छोटा है, उसकी उम्र कितनी है, उसका नाम क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो ये लड़का जो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। इसके बाद है शी हैज़ अ कैट। अब हमें तो नहीं पता कौन सी लड़की है अपने पास कैट रखती है और वो कैट किस टाइप की है, क्योंकि कैट्स की भी तो एग्जाम होती है, वो मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं, उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट आइज़ के कलर्स होते हैं। तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो कैट कौन सी है। तो जिन चीज़ों के बारे में हमें स्पेसिफिकली नहीं पता होता वो होती हैं कॉमन नाउन। इसके बाद है कॉन्क्रीट नाउन। ये वो नाउन होते हैं जिसे हम लोग अपनी 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं। अब हमारी 5 सेंसेस कौन सी होती हैं? सी, टच, हेयर, स्मेल और टेस्ट। ये फिजिकल वर्ड्स की चीज़ें होती हैं, यानी ये रियलिटी में प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर स्मेल्स नाइस। अब हमें फ्लावर को स्मेल करने से ही पता चला ना कि फ्लावर की जो स्मेल है वो अच्छी है। तो ये भी क्या होगा, कॉन्क्रीट नाउन, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम लोग फ्लावर को टच भी कर सकते हैं, तब भी ये कॉन्क्रीट नाउन होगा। ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी क्या होती हैं, कॉन्क्रीट नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। अब देखें, वो एप्पल खा रहा है। अब एप्पल को हम लोग टच भी कर सकते हैं, एप्पल को हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी एप्पल क्या होगा, कॉन्क्रीट नाउन। इसके अलावा देखिए परफ्यूम। परफ्यूम की बोतल को हम लोग टच भी कर सकते हैं और परफ्यूम के हम लोग स्मेल को फील भी कर सकते हैं। तो वो भी क्या होगा, कॉन्क्रीट नाउन। आपने ये जहन में रखना है, ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सब क्या होती हैं, कॉन्क्रीट नाउन। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये वो नाउन होते हैं जिसे हम लोग ना तो देख सकते हैं, ना उनको टच कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ उनको फील कर सकते हैं या हम लोग उनके बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसे नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने आपको बताया था ना, अनकाउंटेबल नाउन। हम लोग उनको देख तो सकते हैं लेकिन हम लोग उनको काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, इनको हम लोग देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते और हम लोग सिर्फ उनको फील करते हैं। ये भी अनकाउंटेबल में आ जाते हैं। ये जो फीलिंग्स होती है ना हमारी, जो हम सोच सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है, हम इनको काउंट नहीं कर सकते। ये नाउन किसी शख्स की क्वालिटीज़, इमोशंस और आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं कि कोई शख्स है वो कितना बहादुर है, उसकी क्वालिटी बताई जाती है और उसके वो खूबियाँ और उसके साथ साथ उसकी खामियां भी बताई जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, कि वो कितना सुस्त है, वो कितना तेज़ है, वो कितना बहादुर है, वो कितना कमज़ोर है। ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डिस्कस की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी शोड ग्रेट ब्रेवरी, उसने बहादुरी दिखाई। अब देखिए, जो ब्रेवरी है वो उस लड़के की क्वालिटी है कि वो बहुत बहादुर है, उसने अपनी बहादुरी दिखाई है। अगर बात की जाए ऑनेस्टी की, ऑनेस्टी किसी शख्स की क्वालिटी है कि वो ईमानदार है। इसके बाद है लव। लव एक इमोशन है। क्या हम लोग लव को देख सकते हैं? क्या हम लव को टच कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हम लोग सिर्फ लव को फील कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ हमारे दिल या दिमाग में हो, फिजिकल में वो प्रेजेंट ना हो, तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम कॉन्क्रीट वर्सेस अब्स्ट्रैक्ट को देखें, इन दोनों में डिफरेंस करें, तो कॉन्क्रीट नाउन है जो हमें नज़र आते हैं, हम उनको देख सकते हैं। लेकिन जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो हमें नज़र नहीं आते। कॉन्क्रीट को हम लोग टच कर सकते हैं, लेकिन जब अब्स्ट्रैक्ट होते हैं हम उनको टच नहीं कर सकते।
क्या हम इमोशंस को, किसी की क्वालिटी को टच कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो कॉन्क्रीट नाउन होते हैं वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, कि एक फ्लावर है वो प्रेजेंट है तो हम उसको फील कर सकते हैं ना, उसको टच कर सकते हैं। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की जाए तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में इमोशंस होते हैं, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते। इसके बाद आ जाए कलेक्टिव नाउन की तरफ। ये वो नाउन होते हैं जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक ही वर्ड में। इसमें एक वर्ड होता है लेकिन अंदर जो बात की जाती है वो एक ग्रुप के बारे में की जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्लास। क्लास वर्ड तो एक है ना, लेकिन क्लास के अंदर कितने ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं, तो वो एक ग्रुप बन जाता है। ये नाउन मीनिंग में तो प्लूरल होते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर ज़्यादा लोग मौजूद थे, उनका एक ग्रुप था, तो वो मीनिंग में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। लेकिन अगर ग्रामेटिकल देखा जाए तो ये सिंगुलर होते हैं, क्योंकि क्लास एक है तो वो क्या होगा, सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जाम्पल अ टीम इज़ प्लेइंग, एक टीम खेल रही है। अब देखिए टीम एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है ना, तो ये क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन जो टीम के अंदर 12 लोग होते हैं वो ज़्यादा हैं तो क्या होंगे, प्लूरल होंगे। तो जब एक ही वर्ड में पूरे ग्रुप की बात की जाए तो वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। अब इसी तरह है द क्लास इज साइलेंट। क्लास वर्ड सिंगल है, लेकिन क्लास के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो प्लूरल है। तो इसमें भी एक वर्ड में पूरे ग्रुप की बात की गई है, तो ये भी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब कहते हैं फेल को, किसी काम को। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और अकोरेंस इन अ सेंटेंस। वर्ब किसी भी सेंटेंस में कंडीशन, स्टेट और एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, कि कोई शख्स है, उसकी कैफियत क्या है, वो क्या फील कर रहा है, उसकी हालत क्या है। एक्शन, कि वो क्या काम कर रहा है, क्या वो लिख रहा है, क्या वो खा रहा है, मीन्स के क्या वो चल रहा है, क्या काम कर रहा है। तो ये सारे काम होते हैं एक्शन वर्ड्स के। हर सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं। एक सेंटेंस 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, कि सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है। दूसरे नंबर पे आता है वर्ब, कि इसमें काम क्या किया जा रहा है। तीसरे नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट, कि जो काम हो रहा है वो किस पर काम हो रहा है। तो जो वर्ब होता है वो सेंटेंस का हार्ट होता है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब ना हो तो वो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल अली प्लेज क्रिकेट। अब इसमें आप मुझे बताएं कि अली कौन होगा। जी, अली सब्जेक्ट है, क्योंकि अली काम कर रहा है। दूसरे नंबर पे है प्लेज। अब इसमें काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है ना, तो प्लेज होगा वर्ब। और तीसरे नंबर पे है क्रिकेट। क्रिकेट कहते हैं ऑब्जेक्ट को, क्योंकि क्रिकेट पर काम हो रहा है ना, जो अली है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो इसलिए हमारे पास क्रिकेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ये एक सेंटेंस 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अली क्रिकेट, क्या अली क्रिकेट है, देखे ना, अली क्रिकेट। तो ये एक सेंटेंस बनाया हमने, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, काम क्या हो रहा है वो हमें पता ही नहीं है। तो ऐसे में हमें सेंटेंस की समझ भी नहीं आएगी और वो सेंटेंस भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी इज़ हैप्पी, वो खुश है। अब इसमें सिर्फ 2 चीज़ों की बात की गई है। शी सब्जेक्ट है, हैप्पी खुश होना, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, शख्स की कैफियत बता रहा है। उसकी कैफियत क्या है, वो खुश है ना, तो ये उसकी कंडीशन बताई जा रही है कि शी इज़ हैप्पी। तो ये भी किस में आ जाता है, वर्ब में आ जाता है। वो उदास है, वो खुश है, वो रो रहा है। तो जो स्टेट होती है ना किसी शख्स की, उस टाइम की हालत बताई जा रही होती है, उसकी कैफियत बयान की जा रही होती है कि वो क्या फील कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी किस में आ जाती हैं, वर्ब में आ जाती हैं, क्योंकि ये भी एक फेल है। इसके बाद आ जाए इन वर्ब की टाइप्स की तरफ। तो पहली टाइप है एक्शन वर्ब। ये वो वर्ब होते हैं जो किसी काम या मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए कोई शख्स चल रहा है, तो वो मूव कर रहा है ना, उसमें हरकत हो रही है, तो ये उसका क्या होगा, एक्शन होगा। अगर कोई शख्स खा रहा है या फिर वो पानी पी रहा है, तो उसके हाथ मूव कर रहे हैं ना, तो ये भी क्या होगा, एक्शन वर्ब। ये हमें बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ही रन्स एवरी डे, वो हर रोज़ दौड़ता है। अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है, रन्स, दौड़ना है ना, तो इसमें मूवमेंट किस में हो रही है, रन्स में हो रही है। तो हमें एक्शन वर्ब बता रहा है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो दौड़ रहा है। अब एक्शन वर्ब भी 2 तरह के होते हैं, फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन।
फिजिकल एक्शन वो होते हैं जो हम देख सकते हैं, जो हमारे सामने है, जो प्रेजेंट है। ही रन्स फास्ट, ये अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है। ही रन्स एवरी डे, वो हर रोज दौड़ता है। वो फिजिकली प्रेजेंट है तो वो दौड़ता है ना, तो ये किस में आ जाएगा, फिजिकल एक्शन में। और अगर हम बात करें मेंटल एक्शन की, आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर, मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ। ये फिजिकली प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं। तो ये किस में आ जाएगा, मेंटल एक्शन में। उसके माइंड में एक्शन हो रहा है, वो अपने माइंड में काम कर रही है, वो सोच रहा है या सोच रही है, तो ये क्या होगा, मेंटल एक्शन। इसके बाद वर्ब की सेकंड टाइप है हेल्पिंग वर्ब। ये वो वर्ब होते हैं जो सेंटेंस में एक रियल वर्ब होता है ना, जो एक्शन हो रहा होता है, रियल काम हो रहा होता है, उसकी हेल्प करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो खुद कंप्लीट मीनिंग नहीं रखते, वो सिर्फ एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर देने के लिए यूज़ होते हैं, एक सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉमन से जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने आपको इधर बताए हुए हैं, इज, एम, आर, वाज, वर्ड, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। अब ये टेंस को देखते हुए, ज़माने की बात करते हुए फिर ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। हम हर सेंटेंस में इनमें से उठा के कोई अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, इनको भी टेंस को देख के तो फिर यूज़ किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जो रियल वर्ब की हेल्प करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ रीडिंग आ बुक, वो किताब पढ़ रही है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हुआ है, इज़। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो अगर आपने टेंसेस किए हुए हैं तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, इसमें किस टाइम पीरियड की बात की गई है, क्या वो प्रेजेंट है, फ्यूचर है या फिर पास्ट है। तो इन तीनों टाइम्स को देख के, टेंसेस को देख के फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया इज़। तो इज़ से पता चल रहा है कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, वो टाइम है जो अभी चल रहा है, हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। जैसे शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है, वो हमारे सामने किताब पढ़ रही है, वो मौजूद है, ठीक है। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें इज़ लगाना है, आर लगाना है या फिर एम लगाना है। इज़ लगाते हैं ही, शी, इट और सिंगल पर्सन के साथ, इनके साथ हम लोग इज़ लगाते हैं। तो अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट हम लोग टेंसेस पे एक कंप्लीट लेक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, अब वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। अब आप लोग इसमें मुझे बताएं कि यहाँ पे हमने हैव ही क्यों लगाया है। हम लोग हैज़ भी तो लगा सकते थे, हैड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने हैव ही क्यों लगाया है। हैव इसलिए लगाया है कि हम लोगों ने सेंटेंस को देखा है कि वो किस टाइम पीरियड का है, वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर का है। इसमें अब वो अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, वो प्रेजेंट है, तो हमें पता चला है कि उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। तो हैव हम लोगों ने इधर इसलिए लगाया है कि हैव प्लूरल के साथ लगता है। ज़्यादा लोगों की बात की जाए तो हैव लगाते हैं, जब सिंगल पर्सन की बात की जाए तो उसके लिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। इसके बाद वर्ब की टाइप है मॉडल वर्ब्स, स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स दैट शो एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी और ऑब्लिगेशन। ये वर्ब्स जो हैं वो स्पीकर का एटीट्यूड, जो हमारे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट होता है उसका एटीट्यूड या फिर उसकी इंटेंशन को दिखाते हैं। मेन जो कॉमन वर्ब्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड। हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ कि ये मॉडल वर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं, किन चीज़ों के साथ लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी कैन स्विम, वो तैर सकती है। अब देखिए इसमें तैर सकती है, उसकी एबिलिटी बताई गई है, उसके अंदर इतनी सलाहियत, इतनी काबिलियत है कि वो तैर सकती है, ठीक है। इसके बाद है यू मस्ट स्टडी, कि तुम्हें ज़रूर पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। इसमें ऑब्लिगेशन है, इसमें हुक्म दिया गया है, किसी बात पे जोर दिया गया है कि तुमने ये काम ज़रूर करना है, तो उसके लिए वर्ड लगाते हैं मस्ट। अगर हम बात करें कैन और कुड की, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, यहाँ पे एक सवाल बनता है कि कैन की जगह पे हम लोगों ने कुड क्यों नहीं लगाया। कि हम लोग ये भी तो कह सकते थे शी कुड स्विम, तो हमने कैन क्यों लगाया। क्या आपको इसमें डिफरेंस पता है? आपको पता है मॉडल वर्ड्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। कैन हम लोग प्रेजेंट के लिए लगाते हैं, शी कैन स्विम,
वो तैर सकती है, वो प्रेजेंट है, वो अभी तैर सकती है, वो हमें तैर के दिखा सकती है। लेकिन अगर हम लोगों ने जब पास्ट की बात करनी हो, माजी के ज़माने की बात करनी हो जो गुजर चुका है, उसके लिए हम लोग लगाएंगे कुड। शी कुड स्विम, वो तैर सकती थी, वो पहले तैरती होती थी लेकिन वो अब तैरती नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। परमिशन ली गई है ना इस सेंटेंस में, उनसे इजाज़त तलब की गई है। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, कौन सा मॉडल वर्ब लगाते हैं, मे। आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो हमेशा मेन वर्ब के साथ लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, शी कैन स्विम, तो हमारा मेन वर्ब क्या है, स्विम है, एक्शन हमारा तैरना है, तो उससे पहले लगाया गया कैन, तो कैन क्या है, मॉडल वर्ब है। उसके बाद यू मस्ट स्टडी, अब इसमें हमारा एक्शन क्या है, स्टडी है, तो उससे पहले हम लोगों ने लगाया मस्ट, तो मस्ट क्या होगा, मॉडल वर्ब। ये आपने जहन में बात रखनी है। तो नेक्स्ट हम लोग मॉडल वर्ब पे भी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं किन सेंटेंसेस के साथ यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद है ट्रांजिटिव वर्ब। ये वो वर्ब होते हैं जिन्हें अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, अपना कंप्लीट एक मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि एक सेंटेंस 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इनमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, शी रीड्स आ बुक, इसमें तीनों चीज़ें हैं, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को लगाएं, शी रीड्स, वो पढ़ती है, तो हमें कोई समझ आएगा वो क्या पढ़ती है, वो बुक्स पढ़ती है, वो नॉवेल्स पढ़ती है, वो स्टोरीज पढ़ती है, क्या पढ़ रही है। तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है कि वो बुक पढ़ती है, शी रीड्स अ बुक। इसके अलावा देखें, ही किक्ड द बॉल, अब उसने बॉल को ठोकर लगाई है, किक किया ना, उसको ज़रब लगाई है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम कहें ही किक्ड, उसने ठोकर लगाई है, किसको ठोकर लगाई है, बॉल को लगाई है, पेंसिल को लगाई है, या किसी और चीज़ को उसने किक किया है। तो इसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है, फिर हम लोग सेंटेंस को इजीली समझ पाते हैं। तो ऐसे वर्ब जिनको अपना मीनिंग समझाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वो होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद वर्ब की नेक्स्ट टाइप है इनट्रांजिटिव वर्ब। ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट का लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है। अब इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट की बात नहीं की गई। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की है, फास्ट, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो शख्स की, जो लड़का दौड़ रहा है, उसकी खूबी बयान की गई है ना कि वो तेज़ दौड़ता है, तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाया गया है। और दूसरी बात, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद है द बेबी क्राइज, बच्चा चलाता है। अब इसमें देखिए, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट है और वर्ब है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, इनट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, नाउन के साथ इनको रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि अगर एक ही नाम हर सेंटेंस में बार बार यूज़ किया जाए तो वो सेंटेंस फिर रॉन्ग हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें प्रोनाउन को लगाना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें अली इज़ अ गुड स्टूडेंट, अली वर्क्स हार्ड, अली इज़ इंटेलिजेंट। अब तीनों सेंटेंस में बार बार अली को यूज़ किया गया है, तो ये सेंटेंस गलत होगा। तो इसके लिए हमें सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ता है। तो प्रोनाउन क्या है, एक शख्स अली है तो उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, ही। अली इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही वर्क्स हार्ड, ही इज़ इंटेलिजेंट। अब देखें, एक सेंटेंस की सीक्वेंस बन गई है, सेंटेंस पढ़ने में भी ठीक लग रहा है। तो प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ताकि हम लोग किसी भी वर्ड को बार बार यूज़ ना करें। प्रोनाउन वर्ड्स कौन से होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। ये वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसा करना है, इस पे 10 सेंटेंसेस बनाने हैं जिनमें आप लोग प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। इसके बाद आ जाए प्रोनाउन की टाइप्स की तरफ। फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये हमें बताते हैं कि कौन बात कर रहा है, कौन बोल रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है, किससे बात हो रही है। आई बोल रहा है, यू बोल रहा है, वी बोल रहा है। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो पर्सनल प्रोनाउन है इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने वाले को। तो ये जो प्रोनाउंस की लिस्ट दी हुई है, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होते हैं, जो सेंटेंस के स्टार्ट पे लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ माई फ्रेंड, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते थे अली इज़ माई फ्रेंड। तो अगर जब हमने नाउन को रिप्लेस करना है, अली को प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? ही। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी है दे आर प्लेइंग, तो इसमें दे भी क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउंस है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस के लास्ट पे लगाए जाते हैं। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। इट हम लोग सेंटेंस के स्टार्ट पे भी लगा सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट पे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली कॉल्ड मी, अली ने मुझे बुलाया। तो इसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? मी है। और सेकंड है आई सा देम, मैंने उसे देखा। तो किसको देखा? इसमें नाउन तो नहीं बताया गया ना कि मैंने अली को देखा, इसमें सिर्फ उसको देखने की बात की गई है, तो इसमें प्रोनाउन को यूज़ किया गया, तो वो क्या होगा? देम। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है पोजेसिव प्रोनाउंस। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई चीज़ है वो किसकी है, ये हमें बताते हैं कि इस चीज़ का मालिक कौन है, इसका ओनर कौन है। तो पोजेसिव प्रोनाउन में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, देयर्स, इट्स, ये सारे वो वर्ड्स है जो ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी किताब है। अब इसमें किताब बताई गई है ना, किसकी है, इसका ओनर कौन है। मेरी किताब है तो इसकी ओनर मैं हूँ, तो ये फिर क्या होगा? पोजेसिव प्रोनाउन। दूसरे नंबर पे है द कार इज़ हर्स, ये कार उसकी है। अब इसमें ओनरशिप बताई गई है कि इस कार का मालिक कौन है, ये उसकी कार है, तो ये भी क्या होगा? पोजेसिव प्रोनाउन। इनकी एक ख़ास बात ये भी होती है कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस का सेंटेंस होता है उसमें 2 बार नाउन को यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने आगे बोला कि ये मेरी किताब है, तो हमने ये क्यों नहीं बोला दिस बुक इज़ माई बुक? हम ये भी तो कह सकते थे ना कि दिस बुक इज़ माई बुक, लेकिन हम लोगों ने कहा दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी किताब है। तो अब आप बताएं कि इसमें अब 2 बार नाउन को यूज़ किया गया है, तो क्या ये पोजेसिव प्रोनाउन होगा? नहीं, ये सेंटेंस गलत होगा। तो अगर किसी सेंटेंस में 2 बार नाउन आ रहा है तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? पोजेसिव वर्ड्स लगाएंगे, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स। तो हम लोग इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं, किसी चीज़ की तरफ हमें इशारा करते हैं, हमें कोई हिंट देते हैं। और ये प्रोनाउंस हमें डिस्टेंस और नंबर्स भी बताते हैं कि कोई चीज़ हमसे कितना दूर है या फिर हमारे कितना पास है, ये हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वो फ्लावर्स, वो फूल खूबसूरत है। अब वो फूल कितने डिस्टेंस पे हैं, ये हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बताते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारे पास है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होगा दिस। अगर वो हमसे दूर है तो उसके लिए दोज का वर्ड यूज़ होगा। दिस और दोज का डिफरेंस हमें बताएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। एक और एग्जाम्पल है दिस इज़ माई पेन, ये मेरा कलम है। अब इसके साथ हम लोगों ने दीज क्यों नहीं लगाया? हम लोग दैट भी लगा सकते थे, दोज भी लगा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने दिस क्यों लगाया? दिस इस वजह से लगाया है कि ये पेन जो है वो मेरे पास है, मेरे करीब है, इसलिए दिस लगाया। दिस का मतलब क्या होता है? ये। और दूसरी बात, ये पेन एक है, दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। एक कलम की बात की गई है तो इसके लिए भी हम लोग क्या लगाते हैं? दिस। इसके बाद देखिए दैट इज़ माई हाउस, वो मेरा घर है। दैट हम लोगों ने क्यों लगाया है? कि मेरा घर मेरे से दूर है, वो दूर है, इस वजह से उसके लिए क्या लगाते हैं? दैट। जो पास चीज़ें होती हैं उनके लिए दिस, जो दूर होती हैं उनके लिए दैट। और एक और बात इनमें है कि दीज और दोज कहाँ लगाते हैं? दोज हम लोग लगाते हैं वो के लिए जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो मेरे जानवर हैं, तो उसके लिए हम लोग दोज लगाएंगे, दोज आर माई एनिमल्स। अगर ये कहा जाए कि दीज आर बुक्स, ये मेरी किताबें हैं, तो वो किताबें मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे दीज। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है रिलेटिव प्रोनाउंस। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं और इसके साथ साथ ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
द बॉय हु इज़ रनिंग इज़ माई ब्रदर। जो लड़का दौड़ रहा है वो मेरा भाई है। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करते तो हम ये भी कह सकते थे द बॉय इज़ रनिंग, लड़का दौड़ रहा है। लेकिन हमने नाउन की डिटेल देनी है कि जो लड़का दौड़ रहा है वो मेरा भाई है। तो उसके लिए हम लोगों ने वर्ड क्या यूज़ किया है? हु। तो ये हु वर्ड क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं हु, हुम, हुज, विच और दैट। एक और एग्जाम्पल है द बुक दैट आई रीड वॉज इंटरेस्टिंग। अब ये भी तो कह सकते थे द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, किताब दिलचस्प थी। लेकिन नहीं, हम लोगों ने क्या करना है, अपने नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो हम कहेंगे द बुक दैट आई रीड वॉज इंटरेस्टिंग, कि मैंने जो किताब पढ़ी थी वो दिलचस्प थी। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये जो 5-6 वर्ड्स की लिस्ट दी है मैंने आपको, ये वर्ड्स 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं और इसके साथ साथ ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइप है इसकी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन पूछने के लिए हमने वर्ड लिखा है व्हाट। और अगर हम कहें हु इज़ देयर, वो कहाँ है, या हु आर यू, तुम कौन हो, तो इसके लिए हमने क्या वर्ड लगाया है? हु। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इसके साथ साथ ये हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, वो हमारे लिए अननोन होती है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया हु इज़ देयर, वो कहाँ है, या व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। तो हमें उस शख्स का नेम नहीं पता, तो इस वजह से हमने उससे क्वेश्चन पूछा ना। तो इससे जब वो अपना नेम बताएगा तो हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो जाएगा। इसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन होते हैं। जिस शख्स ने काम किया है उसने अपने ऊपर काम किया है। फॉर एग्जाम्पल, शी हर्ट हर सेल्फ। अब इसमें जो सब्जेक्ट है शी, उसने खुद को तकलीफ दी है, उसने खुद को हर्ट किया है, तो इसने अपने ऊपर काम किया है, तो इस वजह से क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके दूसरी एग्जाम्पल है आई डिड इट बाय माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद किया है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं, और जो काम किया गया वो भी मैंने खुद किया है, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन वर्ड्स की लिस्ट आपके सामने है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ओवर सेल्फ एंड देम सेल्फ। ये वो वर्ड्स होते हैं जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही शख्स हों, उसने अपने ऊपर ही काम किया हो, तो उसके लिए हम लोग ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। वर्ब तो आपको पता है एक्शन को कहते हैं, काम को कहते हैं, फेल को कहते हैं। लेकिन जो एडवर्ब होते हैं वो हमारे काम को क्लियर वे में बताते हैं, हमारे वर्ब के बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारा काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कितनी मर्तबा ये काम किया जा रहा है। ये हमें क्लियर वे में एडवर्ब बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस है शी रन्स, वो दौड़ती है। अभी एक सिंपल सेंटेंस है कि वो आम जैसे कोई शख्स दौड़ता है तो वो भी दौड़ती है। लेकिन अगर बात की जाए शी रन्स क्विकली, वो तेज़ी से दौड़ती है या फिर वो जल्दी दौड़ती है, तो ये तो हर कोई नहीं कर सकता। तो ये उसकी क्या खूबी बयान की गई है, उसकी एडजेक्टिव है, उसकी सिफ्त है कि वो तेज़ दौड़ती है। अब तेज़ दौड़ने को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कह सकते हैं क्योंकि उसकी एबिलिटी बताई गई है कि वो दौड़ सकती है, तेज़ दौड़ सकती है। तो यहाँ वर्ब को क्लियर वे में बताया गया, तो ये क्या होगा? एडवर्ब। एडवर्ब सेंटेंस वो होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को लाइफ क्लैरिटी देते हैं, उसमें जान डाल देते हैं। इसके बाद आ जाए एडवर्ब के टाइप्स की तरफ। इसकी फर्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये वो एडवर्ब होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम है वो किस तरीके से हो रहा है। इसमें हाउ का वर्ड यूज़ किया जाता है। ये हमें एक्शन का स्टाइल और उसका वे बताते हैं कि उसका काम करने का अंदाज कैसा है, यानी कोई काम आहिस्ता हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है या फिर बुरे तरीके से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन किया जाए कि हाउ ही रन्स, कि वो कैसे दौड़ता है, तो उसको जवाब में बोला जाएगा कि ही रन्स क्विकली या फिर ही रन्स स्लोली। तो यहाँ पे काम करने का अंदाज बताया गया ना कि काम कैसे किया जा रहा है, तो इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। इसकी सेकंड टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि कोई काम कहाँ किया जा रहा है। ये एक्शन की लोकेशन को बताता है कि जो हमारा वर्ब है, हमारा काम है, वो किस जगह पे किया जा रहा है, उसकी प्लेस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, तो उसको जवाब में कहा जाएगा द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन स्कूल, कि तुलबा स्कूल में खेल रहे हैं। अब हमने लोकेशन बताई है ना कि वो स्कूल में वर्ब उनका क्या है, खेलना है ना,
तो लोकेशन क्या होगी, स्कूल। तो इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये वो एडवर्ब होता है जो हमें बताए कि कोई काम है कब हो रहा है, क्या वो पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन किया जाए कि व्हेन यू विल गो टू लाहौर, तुम लाहौर कब जाओगे, तो नेक्स्ट वो आगे जवाब देगी आई विल गो टूमोरो, मैं कल जाऊंगा। तो उसने हमें अपना टाइम बता दिया है कि मैंने कल लाहौर जाना है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एडवर्ब हमें बताता है कि कोई काम कितनी मरतबा किया जा रहा है, क्या वो रिपीट हो रहा है या फिर एक ही बार किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए हाउ ऑफन ही कम्स लेट, कि वो कितनी मरतबा लेट आता है, तो आगे से जवाब आए ही ऑलवेज कम्स लेट, कि वो हमेशा ही लेट आता है। तो इसका मतलब है कि ये जो काम है रिपीट हो रहा है बार बार, वो बार बार लेट आ रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये एडवर्ब हमें बताता है कि किसी काम में डाइवर्सिटी कितनी है, उसकी शिद्दत कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, यानी उसकी मिकदार क्या है। अगर बात की जाए शी इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है, हमने इसकी क्वांटिटी बतानी है कि वो कितनी खूबसूरत है, तो आगे से हम बोलेंगे शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मीन्स के वो बहुत खूबसूरत है। तो इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसके बाद आ जाता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। ये वो एडवर्ब्स होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू विल कम, कि तुम कब आओगे। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो ये वर्ड्स होते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। और जो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो चुका है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, कि आपको इन टॉपिक्स की समझ आ गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वो नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।